हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12th में चैप्टर 5 जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, उसमें एक टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, संलग्नता और पुनर्योजन बोलते हैं इसको। इस सिद्धांत का प्रतिपादन या जो ये शब्द आया का उद्भव कैसे हुआ, आज इस वीडियो में आपको समझाएंगे। बच्चे जब इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत ही कठिन लगने लगता है और साधारणतया ये समझ में नहीं आता। वीडियो के माध्यम से हम आपको इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे और इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो ये टर्म है, ये तब आया जब सटन और बावेरी का जो मूलसूत्रीय मत है वह जब आ गया, यानी उन्होंने जब कह दिया कि मूलसूत्र जो है वह जोड़े में होते हैं और ये अलग होते हैं, अलग हो सकते हैं, अपने साथ कारकों को ले जा सकते हैं, कारकों का या जीन का जो सेग्रीगेशन है वो हो सकता है, जीन एक दूसरे से स्वतंत्र अवरोहण कर सकते हैं। ये जो वंशागति का क्रोमोसोम वाद या सिद्धांत जो आया सटन और बावेरी का 1902 में, तो उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने इसका जो है प्रयोगात्मक सत्यापन किया कि ये वास्तव में जो जीन है, क्योंकि इनको पता चल गया था कि जो कारक है वही जीन्स है, तो इन्होंने एक प्रयोग किया। थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने एक प्रयोग किया और वह प्रयोग उन्होंने किया एक जो है फ्रूट फ्लाई, जो फल मक्खियां हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, मक्खी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया और जो इनका निष्कर्ष था वो ये था कि जीन के द्वारा जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो डिपेंड करता है उनका जो परसेंटेज है, उनकी जो संतति है जो उत्पन्न होती है, कितनी मात्रा में किस प्रकार की संतति उत्पन्न होगी, वो सब डिपेंड करता है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पर। तो यही चीज समझना है इस वीडियो में, ये क्या चीज है लिंकेज और क्या रिकॉम्बिनेशन। इन्होंने मेंडल के नियम को यहाँ पर एक तरह से चैलेंज हो गया कि जो इस मक्खी में उन्होंने F2 पीढ़ी देखा तो वह मेंडल के 9:3:3:1 के नियम को फॉलो करता हुआ नहीं दिखा, यानी कि मक्खियों में जो संतति बनी उनमें मेंडल का जो स्वतंत्र अवरोहण का नियम है उसको ये फॉलो नहीं किया और तब यह सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर ये जो है F2 पीढ़ी में मेंडल के नियमों को मान क्यों नहीं रहे हैं, क्या कारण है कि यहाँ पर जो संतानें बन रही हैं वो 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 के अनुपात में क्यों नहीं बन रही। इसका मूल कारण है, इसका जब प्रयोग किया इन्होंने, प्रयोग करने के लिए यह जो जात इन्होंने लिया फ्रूट फ्लाई का, इसका जो है पर प्रयोग करना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि ये जो है इसको सरल आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जा सकता था और इसका पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा हो जाता था और एक बार मैथुन करने के बाद इसमें बहुत बड़ी संख्या में मक्खियों का उत्पादन संभव था, बहुत बड़ी संख्या में मक्खियां उत्पन्न होती थी और इसमें नर और मादा का विभेदन, मतलब इसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता था कि कौन नर है कौन मादा है। यहाँ इसमें बहुत सारी आनुवंशिक विविधताएं, हेरिडिटरी वेरिएशन देखने को मिली। इस कारण से भी इस जंतु का उन्होंने चयन किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है कि लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है। इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीजें बता देना चाहते हैं आपको कि जैसे ये जो लिंकेज है, यहाँ पर अपनी कल्पना में लाएं कि 2 लक्षण वाले जो जंतु हैं या जीव हैं, या जीव का 2 लक्षण लिया गया जिसके लिए 2 पेयर एलील हैं, 2 पेयर जीन हैं। यहाँ जो इन्होंने जो द्विसंकर क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है, 2 लक्षण लिया है। इसमें एक तो पीला शरीर और सफेद आंख वाले ड्रोसोफिला को लिया, 2 लक्षण हो गया, पीला शरीर और सफेद या श्वेत आंखें, व्हाइट आइज। और दूसरा जो लक्षण लिया, इसका जो कंट्रास्टिंग पेयर लिया इन्होंने, तो भूरा शरीर
और लाल आंखें। तो ये दो लक्षण वाले जो है दो लक्षणों का जो जीन लिया, उनके बीच में आपस में क्रॉस कराया। दूसरी पीढ़ी में 9:3:3:1 का रेशियो इन्होंने नहीं माना और एक दूसरी संख्या में, दूसरे अनुपात में संतति उत्पन्न हुई। फिर इनका जो है ध्यान गुणसूत्रों के अध्ययन की ओर गया और इन्होंने गुणसूत्रों का फिर से अध्ययन किया तो पाया कि जो ये जीन है ये यदि नजदीक नियरेस्ट, तो उसमें जो है मजबूत जुड़ाव होगा, और जब यह जीन जोड़े जो हैं ये दूर हैं तो उसमें जुड़ाव या लिंकेज कम होगा, इसी को लिंकेज कहा होगा। यदि नजदीक है तो टाइटली लिंक्ड है, और दूर है अगर जो ये जीन के एलील तो ये लूजली लिंक्ड है। अब यदि टाइटली लिंक्ड है तो सेम टू सेम वह क्रोमोसोम में गैमीट के निर्माण के समय वह गैमीट में वैसे के वैसे ही ट्रांसफर हो जाता है। यदि वह लूजली लिंक्ड है, यदि कमजोर है, दूर है, तो उनकी संभावना यह होती है कि एक जो है जो जोड़े में से एक जीन है वह किसी दूसरे के साथ जुड़ जाए और दूसरा वाला दूसरे के साथ जुड़ जाए और तब गैमीट में ट्रांसफर हो। तो ये जो आपस में जुड़ाव है जीनों का, ये सहलग्नता कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। अब यही कारण है कि जो अगली पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहे हैं लक्षण, उनमें मेंडल के नियमों का अनुपालन इसने नहीं किया। यानी लिंकेज पर डिपेंड करता है कि कौन से लक्षण और कितनी मात्रा में संतानें उत्पन्न होंगी, और रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनते हैं वह यह निर्धारित करता है कि कितनी या कितने अनुपात में संतानें पैदा होंगी। तो जो अब थॉमस एंड मॉर्गन और उनके साथियों ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बताया, यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जो संतानों में जो लक्षण हैं वो जो ट्रांसफर होते हैं माता पिता से, उसके लिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जिम्मेदार होते हैं। इसको बस इसमें इतना ही है, आप ये जान लें कि इनका जो जुड़ाव है और वह जुड़ाव उनकी दूरी पे जो डिपेंड कर रहा है, और दूर होने के कारण जो जीन के जोड़े हैं वो दूसरे से जुड़ जा रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग तोड़ दे रहे हैं, तोड़ करके दूसरे से जुड़ जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट हो जा रहे हैं। यही उत्तरदायी है लक्षणों के ट्रांसफर के लिए अगली पीढ़ी में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग समझाते हैं और इस बात को आप भी समझ लें, जैसे आपका किसी से जुड़ाव है और आपके साथ साथ वह रह रहा है या रह रही है, तो लिंकेज आपका बहुत परफेक्ट है, बहुत ही टाइट है। अब मान लीजिए आपका कहीं जो है आपको दूर जाना हो गया, जिससे आपका जुड़ाव कहीं दूसरे से हो, तो लिंकेज को समझने के लिए यही समझें कि जो दूरी है जीनों की वही डिपेंड करती है। यदि एक साथ हैं, नजदीक हैं, तो ज्यादा बढ़िया लिंकेज है और रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम, यानी दूसरे से जुड़ने की संभावना कम। यदि जीन दूर हो गए तो यह एक जीन जो है दूसरे अदर गुणसूत्र के जीन से जुड़ने की संभावना उनकी अधिक हो जाती है। यहां पे देखें आप, यहां पे दो तरह का क्रॉस उन्होंने कराया है टीएच मॉर्गन और उनके साथियों ने। येलो ने बताया कि पीला शरीर और व्हाइट आईज, श्वेत आंख वाले जो ड्रोसोफिला हैं, तो एक वाइल्ड प्रकार के अन्य प्रकार के ड्रोसोफिला से यहाँ पे क्रॉस किया है। और यहाँ पे दूसरे क्रॉस में उन्होंने सफेद रंग का जो लघु पंख है, छोटे पंख वाले, उनके तथा अन्य प्रकार के वाइल्ड प्रकार के ड्रोसोफिला के बीच में उन्होंने क्रॉस करते हुए दिखाया और समझाया है। इसको आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस चित्र पर, तो इसका जो कंक्लूजन है वो निकल करके सामने आएगा। इसमें जो जीन है Y और W, इसकी दूरी आप देखें, और यहाँ पर Y-W एक क्रोमोसोम में है, दूसरा क्रोमोसोम थोड़ा सा यहाँ पे अलग करने के लिए तिरछा बनाया गया है। यहाँ पर W और M की दूरी देखिए,
यहाँ और यहाँ क्रॉस ए में और क्रॉस बी में जो अंतर दिख रहा है, इसमें जीन जो है उसकी उपस्थिति, उसकी दूरी देखें तो पहले वाले क्रॉस में जीन नजदीक नजदीक हैं और दूसरे वाले क्रॉस में जीन दूर दूर है थोड़ा। अब इसमें जब क्रॉस हुआ तो देखें आप, ये दो गैमीट में दो ये जो स्टिक टाइप दिखाई दे रहे हैं अलग अलग हो गए। ये जो पीला है एक यहाँ आ गया कि यहाँ, यानी गैमीट बन करके और जुड़ाव हो रहा है अपन पीढ़ी में जो जीव बनेंगे। और ये दोनों पीले पीले आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पीले शरीर और श्वेत रंग के जो आंखें हैं, पीला शरीर है, श्वेत रंग की आंखें हैं। और ये वाइल्ड प्रकार का जो एनिमल है, अलग प्रकार का, उससे जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में इस तरह के जो गुणसूत्र वाले हैं वो जीव बने, यानी जो है ये बने। एक तो वाइल्ड टाइप का बन गया, वाई डैश डब्ल्यू डैश के कारण से यहाँ प्रभाविता का नियम काम किया, वाई डैश डब्ल्यू डैश प्रभावी रहा, तो वाइल्ड प्रकार के बने। और यहाँ पर जो है ये येलो व्हाइट प्रकार के बन रहे हैं, ये प्रभावी रहा येलो व्हाइट, इस पर ये प्रभावी रूप में है। तो ये F1 पीढ़ी में बने। यहाँ पे हमने कहा कि मेंडल के नियमों को ये नहीं मानते, क्योंकि जो है लिंकेज इस पे डिपेंड करता है। इसमें एक चीज देखा गया कि ये जो है YW ये हूबहू इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब इनका जो दूरी है वो कम है और टाइटली बॉन्डेड है एक दूसरे से जीन, इस कारण से हूबहू या सेम टू सेम वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। बहुत कम संभावना होती है कि ये अलग हो, और जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक अलग लक्षण प्रदान नहीं करेंगे, अलग लक्षण उत्पन्न नहीं होगा जीव में। अब ये जो है यहाँ पे देखें आप, ये जो बना है येलो व्हाइट वाला, ये भी बना। तो अब इसमें F1 जनरेशन में इनके बीच में आपस में क्रॉस हुआ, तब जो 9:3:1 का रेशियो मेंडल ने बताया वो बनना चाहिए था, वो नहीं बना F2 जनरेशन में। अब इसमें 98.7% जो है ये जो मूल जो पेरेंट हैं उनकी तरह से बने, यानी कि पीले शरीर और श्वेत रंग की आंखों वाले ड्रोसोफिला बने। 98.7, सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या है। और जो अगले तरह से जो भूरे और लाल आंखों वाली जो उसमें संतानें बनी, या जो अलग प्रकार की संतानें बनी, तो वह उनका जो परसेंटेज था 1.3% था। बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। कारण ये था कि जो जीन है वो बहुत ही क्लोजली जो है अटैच थे, अलग नहीं हुए, इसलिए रिकॉम्बिनेशन की संभावना बिल्कुल नहीं रही, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन। लेकिन क्रॉस बी में ये जो जीन है ये दूर थे, तो इसमें जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, बुक में फिगर दिया हुआ है तो इसको देख सकते हैं। तो ये जो दूरी है, दूरी के कारण से इसमें जो है ये जो जीन है इनके बीच में दूरी है, इसको रिकॉम्बिनेशन मैपिंग बोलते हैं, कि इसको मैपिंग कर सकते हैं, इसको जीनोम को मैप किया जा सकता है, मतलब उसका नक्शा बनाया जा सकता है कितनी दूरी पर है। आज जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इतना एडवांस हो चुका है कि इनकी दूरी को मापा जा सकता है, और मानव जीनोम में जो वेरिएशन है उनको भी देखा जा रहा है जीन मैपिंग करके। और ये जो रिकॉम्बिनेशन मैपिंग है इसको आसानी से किया जा सकता है। के बाद ये आसान हो गया जब TH मॉर्गन ने इसको प्रयोग किया, और इस दिशा में बहुत सारे कार्य हुए हैं। यहाँ पे समझने की जो ये परसेंटेज है, इनकी जो जीनों की दूरी है उसी के कारण से यहाँ परसेंटेज बढ़ गया। ये जो परसेंटेज है, जो श्वेत और छोटे पंखों वाले जो ड्रोसोफिला हैं, इनका जो वाइल्ड प्रकार की अलग प्रकार से जो ड्रोसोफिला उनसे जब क्रॉस कराया गया, तो F2 जनरेशन में देखा गया कि इनका जो परसेंटेज है वो 62.8% जो है ये पेरेंटल टाइप के हुए, और जो 37.2% है यह जो है अलग प्रकार के हो गए, रिकॉम्बिनेट, मतलब उन्होंने नया जुड़ाव कर लिया जीनों ने, और नए प्रकार के जो है ड्रोसोफिला बन गए। ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को हमने आपको समझाया। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें इस वीडियो पर। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर डाल सकते हैं उसमें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इससे अपडेट हो जुड़ा हुआ साइंटिफिक ज्ञान वर्षा का, तो आपको पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।